पोर्ट्रेट के ऊपर यूट्यूब पे आपने आज तक कितनी वीडियो देखी होगी। इसको भी आपने ओपन कर लिया। इससे पहले भी आपने मेरे ही चैनल पे कई सारी वीडियो देखी होंगी। मुझे पहली बार अगर आप देख रहे हो तो मुझसे पहले आपने पता नहीं कितने पोर्ट्रेट के ऊपर वीडियोस देखी होंगी, ट्यूटोरियल्स देखे होंगे। कहीं पे ग्रिड से, कहीं पे फ्री हैंड, कहीं पे लूमीज मेथड, कहीं पे कुछ और मेथड, कुछ और मेथड। और जब तक पोर्ट्रेट हमसे बन नहीं जाता हम वीडियो पे वीडियो देखते चले जाते हैं, ये सोच के कि काश ये वाला मेथड हमें ज़्यादा हेल्प कर दे पोर्ट्रेट बनाने में। शायद ये मेथड बेस्ट होगा पोर्ट्रेट बनाने के लिए। शायद ये मेथड मैं एक बार देख लूँगा तब तो मैं पोर्ट्रेट बना ही लूँगा। ये सोच के साथ आप पोर्ट्रेट पे वीडियोस देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। आपको एक चीज़ समझनी है और उसी एक चीज़ की 1000 बार प्रैक्टिस करनी है। हज़ारों चीज़ों को एक एक बार देख के कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ सवाल ये उठता है कि वो एक चीज़ कौन सी है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं ये अल्टीमेट वीडियो बना रहा हूँ पोर्ट्रेट के ऊपर। इसका मतलब ये कि आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर इस एक तरीके को आपने सीख लिया तो आप दुनिया का कोई भी पोर्ट्रेट बना सकते हैं, कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। भले वो फ़ोटो से हो, भले वो रियल लाइफ से हो, भले वो कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, भले वो चेहरा सीधा हो, टेढ़ा हो, ऊपर हो, नीचे हो, कुछ भी हो। और यूट्यूब पे हज़ारों तरीके हैं। अब ये मेथड इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब भी हम आर्ट सीखते हैं तो एक अलग अलग तरीके होते हैं और एक अप्रोच होता है जिसको बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच, जो इंटरनेशनली कई हज़ारों सालों से उसके ऊपर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। हम डा विंची की बात करें या पुराने ज़माने के आर्टिस्ट की बात करें, कई सारे तरीके से आर्टिस्टों ने आर्ट सीखा है। एक अटेलियर करके वर्ड होता है, एक फ्रेंच वर्ड है अटेलियर। उसका मतलब क्या होता है? स्टूडियोज़, जहाँ पे 10, 15, 20 आर्टिस्टों को रख के प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है। और ये वो तरीका है जो आज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं क्लासिकल तरीके से आर्ट सीखना, जहाँ पे आप फंडामेंटली चीज़ों को समझते हैं। और ये ज़रूरी क्यों है, इस बात को समझिएगा। कई बार आप देखते हो कि कोई जूम करके मोबाइल से पोर्ट्रेट बना रहा है, कोई ग्रिड्स के थ्रू ही पोर्ट्रेट पे डिपेंडेंट हो चुका है, कोई फ्री हैंड बना रहा है बट डायरेक्टली सर्कल्स और शेप्स बना के काम कर रहा है। अलग अलग तरीके हैं। आज जो तरीका मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है, क्योंकि ये एक तरीका है जो अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप किसी भी पोर्ट्रेट को किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से बना सकते हैं, सिर्फ इसी एक तरीके से। और ये तरीका, इससे पहले कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं, कुछ बेसिक बातें मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पोर्ट्रेट अपने आप में कोई अलग तरीके का सब्जेक्ट नहीं है। जैसा चेहरा है वैसा ही कोई पेड़ है, वैसा ही बादल, पक्षी, जानवर, सारी चीज़ें सेम होती हैं। सब में लाइंस होते हैं, एंगल्स होते हैं, शेप्स होती हैं। एक लाइन है। आर्ट में सबसे पहली चीज़ यही सिखाई जाती है कि हम चीज़ों को रैंडम वे में देखना सीखें, क्योंकि आर्ट एक विजुअल फॉर्म है। इस बात को समझिएगा। जितने भी सीरियस आर्टिस्ट हैं जो बहुत बहुत आगे लेवल तक अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, वो सिर्फ इतना नहीं चाहते कि थोड़ा बहुत पोर्ट्रेट बना लिया, काम चल गया, थोड़ा बहुत किसी का चेहरा मिल गया, काम चल गया। काम चलाओ अगर आपका काम नहीं है, अगर आप स्ट्रांगली अपने आप को जड़ से मजबूत करना चाहते हैं ताकि कल की डेट में आप कहीं पे रियल लाइफ से बनाओ, कहीं पे डीपर लेवल पे आर्ट वर्क कोई डेमोन्स्ट्रेट करो, आर्ट के कॉन्सेप्ट को समझते हुए आर्ट बनाओ, तो इन चीज़ों को समझिएगा। थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक बार क्लियर हो गया तो जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाओगे। ओके, चेहरा आप देख रहे हो, आंखें, नाक, इसको लिप्स बोलते हैं, इसको बाल बोलते हैं, इसको कान बोलते हैं। ये सब छोड़ना पड़ता है और हमें चीज़ों को एज इट इज़ देखना पड़ता है कि एक्चुअल में ये आंख, नाक, मुंह नहीं है। एक्चुअल में लाइंस हैं। एक लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन है। ये लाइन का एक एंगल है, ये लाइन है, ये लाइन का एक एंगल है, एक लाइन है, फिर एक लाइन है, फिर एक लाइन है। तो अगर आप देखो कि सिर्फ लाइंस हैं, उसके एक एंगल्स हैं और वो लाइन जुड़ जुड़ के एक शेप बन जाती है, जिसको हम लिप्स बोल देते हैं या नाक बोल देते हैं या आंख बोल देते हैं। तो अगर आप ये फंडामेंटल समझ जाओ कि एक्चुअल में लाइंस हैं, एंगल्स हैं और उसकी प्रोपोर्शंस है कि ये लाइन इसके तुलना में कितनी बड़ी है, ये लाइन इससे कितनी बड़ी है, ये लाइन इससे कितनी बड़ी है, ये चेकिंग की एबिलिटी अगर आपके अंदर आ जाए तो आप कोई भी चेहरा हो ईजिली बना सकते हैं। तो ये इसीलिए सबसे अल्टीमेट तरीका है अपने पोर्ट्रेट स्किल्स को डेवलप कर पाने के लिए। नाउ ये जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन पॉइंट्स को समझे बिना इंडिया में कई सारे आर्टिस्ट, कई सारे आर्ट के लवर्स पोर्ट्रेट की वीडियोस देखे रहे हैं, बनाए जा रहे हैं बिना इन बातों को समझे।
और इसीलिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि लोग बिना समझे जब रैंडमली ट्यूटोरियल्स देखना शुरू कर देते हैं। सिर्फ आर्ट की ट्यूटोरियल्स देखना काफ़ी नहीं है, वो ट्यूटोरियल्स किस थॉट पे बने हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, जो तरीका आप सीख रहे हो वो लॉन्ग टर्म में काम आएगा कि नहीं आएगा, वो पूरी बातें आपको क्लियर होना ज़रूरी है। जब तक वो क्लियर नहीं है और आप किसी टॉपिक पर रैंडमली अपने आप को डेवलप कर रहे हो, तो हो सकता है वो तरीका लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाए। एक बार मैं जिम जाना शुरू किया था, तो वहाँ पे मुझे एक इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि ना जब और ना मैं वेट लिफ्टिंग कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, तो मैं शुरू में नया था तो मैं गलत तरीके से कर रहा था, और ना बहुत दिन 4-5 दिन हो गए गलत तरीके से करते हुए कि मैं रॉन्ग पोस्चर में एक एक्सरसाइज कर रहा था। तो जो जिम के ट्रेनर थे वो बोले कि पोस्चर तेरा सही नहीं है, पोस्चर सही करवाए। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा कि यार ये तो गलत लग रहा है, जो आप बता रहे हो वो गलत लग रहा है। तब उन्होंने बोला कि क्या होता है कि जब हम लोग बहुत टाइम तक गलत चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो वो गलत चीज़ सही लगने लग जाती है, फिर सही चीज़ हमें ज़्यादा टफ लगती है, ज़्यादा अजीब लगती है, ज़्यादा गलत लगती है। तो इसीलिए हमें अपने आप को जो पुरानी लर्निंग है उसको छोड़ के नई लर्निंग को एक्सेप्ट करके जो सही तरीका है उसके ऊपर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आप सही चीज़ों को प्रैक्टिस करने लग गए तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और इसी थॉट प्रोसेस के साथ, इसी सारी प्रॉब्लम को समझते हुए आज ये सेशन, आज ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पोर्ट्रेट की सीरीज़ हमने पेड वर्जन के हिसाब से बनाई थी कि जो लोग सीरियस होंगे, जो पे करेंगे, वो लोग को हम ये सीरीज़ देंगे सो दैट उनकी सीरियसनेस हम चेक कर सकें। बट नाउ हम मैक्सिमम लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाने के लिए ये सीरीज़ यूट्यूब पे फ्री में शेयर कर रहे हैं। बस मुझे आप सब से एक प्रॉमिस चाहिए कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें बहुत आपको हेल्प कर रही हैं तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। ईजी होता है कुछ भी रैंडम चीज़ें शेयर करना, कुछ भी बेकार चीज़ें सोशल मीडिया पे, कुछ आपको पता ही है गलत चीज़ें शेयर करते रहते हैं लोग। लेकिन क्यों ना एक एफर्ट, 1 मिनट का टाइम निकाल के हम आर्ट की नॉलेज को शेयर करें जो बहुत सारी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, उनको सही आर्ट की नॉलेज की गाइडेंस मिल सके। तो इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, नोट्स बनाते हुए देखिए, और जो भी लर्निंग्स है उन सारी चीज़ों को नोट करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपका एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। शुरू करते हैं आज का ये डेमोन्स्ट्रेशन। लोग कहते थे ड्राइंग और पेंटिंग में क्या रखा है, शर्मा जी के लड़के को देखो, आईआईटी वगैरह में जाओ। तो बचपन में ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग करता था तो रिश्तेदार आईआईटी की बात करते थे। आज आईआईटी में आके पेंटिंग्स की बात कर रहा हूँ भाई, वो भी वीडियो रिश्तेदारों तक तो पहुँच ही जाएगी। एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट लास्ट 2 से 3 सालों के अंदर हमने अपने रेवेन्यू को 10,000 पर एनम को 2 करोड़ प्लस पर एनम के रेवेन्यू पे ग्रो किया। सर बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, कनेक्शन फील होता है। सो इंडिया में किसी आर्टिस्ट को प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनलिज्म, अर्निंग, इन सारे पॉइंट्स को लेकर उनको कंफर्टेबल फील करना पड़ेगा। इन लेसन्स के माध्यम से मैं अपनी 9 साल की आर्टिस्टिक जर्नी को शेयर कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, इस विजन के साथ कि ये लेसन्स जितने भी एस्पायरिंग सीरियस आर्टिस्ट हैं उन सबको बहुत हेल्प करे ग्रो करने में। आर्ट स्किल्स की बात हो या प्रोफेशनल लेवल पे बिजनेस एजुकेशन पे काम करने की बात हो, एंड इस विजन में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस पोर्ट्रेट में मार्किंग्स करूँगा। इस बात को हमेशा ध्यान देना कि जब भी आप कोई पोर्ट्रेट बना रहे हो तो सब कुछ आपको भूलना पड़ेगा। उस पोर्ट्रेट में क्या डिटेल्स है, वो पोर्ट्रेट किसका है, मुझे पोर्ट्रेट में फेस को मैच करना है, ये सब चीज़ आपको दिमाग से निकालनी पड़ेगी। क्योंकि ये सब चीज़ अगर आप दिमाग में लेके चल रहे हो ना तो आप स्ट्रेस में रहोगे। मैक्सिमम जो बिगनर्स होते हैं वो ये गलती करते हैं, मैं भी करता था, आप भी करते होंगे, हर कोई करता है, कि हम दिमाग में जब भी किसी का चेहरा बनाने की बात करते हैं, पोर्ट्रेट बनाने की बात करते हैं, सबसे पहले दिमाग में आता है कि हमें फेस को मैच हो जाए, हमारा ये चेहरा मैच हो जाए, दुनिया को दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे, मज़ा आएगा। पोर्ट्रेट को मैच करने के पीछे रहते हैं। उसको छोड़ दो, वो मैच हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। बस ये देखो कि जो आप लाइंस खींच रहे हैं वो लाइन सही जगह पे आ रही है कि नहीं, और उस लाइन को सही जगह पे लगाने को कहते हैं प्लेसमेंट, मार्किंग्स। कि हम सही इनिशियल जो मार्किंग्स है, शुरुआत में जो मार्किंग्स है वो सही जगह पे हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो भी मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही आराम से, धीरे धीरे, एकदम हल्के हाथों से बहुत लाइट लाइंस खींच रहा हूँ मैं, कि नाक मुंह कहाँ कहाँ पे आएंगे। इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना। सिंपल स्ट्रेट लाइन में कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी उस चीज़ को बस मैं मार्क कर रहा हूँ। तो ये कुछ शब्दों को आप समझो। एक आर्टिस्ट का काम होता है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना। तो कोई भी आर्टवर्क आप बना रहे हो तो आपका गोल है उसको सिंप्लीफाई करना, उसको और कठिन बना देना नहीं। ओके, ऐसा नहीं कि आप किसी का चेहरा बना रहे हो, आपने बस डिटेल करना शुरू कर दिया, उसको और कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल करो। सिंपल
बोलते हैं ना जो प्रिंसिपल है ना, किस, कीप इट सिंपल स्टूपिड। सिंपल रखो, सिंपल रखोगे तो इम्प्रूव करोगे, कॉम्प्लिकेट करोगे तो खुद फंस के वहीं रह जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको हमने सिंपल चीज़ें बताई कि बेटा ये लाल रंग होता है, ये हरा रंग होता है, ये पीला रंग होता है, ये नीला रंग होता है। उसको सिंपल समझ में आ गया। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, उसको रेड में क्रिम्सन रेड, स्कारलेट रेड, ये सब धीरे धीरे वो स्टडी किया। वो भी बच्चा भी आर्ट के फील्ड में जा रहा था तो उसने भी वो सब स्टडी किया, उसको वो चीज़ें समझ में आने लगी। लेकिन एक मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसने अभी तक उसको कलर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप उसको शुरू से बोल रहे हो बेटा ये ना क्रिम्सन रेड है, ये स्कारलेट रेड है, ओके, ये वर्मिलियम है, आप उसको शुरू से वो सब बोल रहे हो, तो वो कहीं भी लाल देखेगा तो कन्फ्यूज जाएगा, कौन सा लाल है, ये क्रिम्सन है, वर्मिलियम है, पर ये तो हरा नहीं, तो ये तो पीला, उसको हरा पीला भी कुछ पता नहीं है। आप उसको बस कॉम्प्लिकेट कर दोगे। उसको पहले सिंपल चीज़ें बताई जाती हैं, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती है। वैसे ही आर्ट की फील्ड में पहले आप सब्जेक्ट को सिंपल करना सीखो। जब तक सब्जेक्ट को आप सिंपल नहीं कर पाएंगे तब तक आप दुनिया में कितनी भी डिटेलिंग ऐड कर दो, आपका वर्क गंदा से और गंदा बनेगा और अच्छा नहीं बनेगा। डिटेल्स ऐड तब की जाती है जब सब कुछ परफेक्ट हो, ऑलरेडी आर्ट वर्क में सब कुछ सही हो अपनी अपनी जगह पे, तब डिटेल ऐड करने का कोई मीनिंग होता है, ओके। अदरवाइज आप डिटेल ऐड किए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि सब चीज़ सही जगह पे है कि नहीं है, तो आप अपना टाइम बर्बाद भी कर दोगे, प्लस आप अपना एक फ्रस्ट्रेशन लेवल तो बढ़ा ही लोगे कि सब कुछ करने के बाद भी लास्ट में सब कुछ गंदा बन रहा है, और आपका वर्क, आपका जो आर्ट स्किल्स है वो इम्प्रूव भी नहीं होगा, ओके। और एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब हम सीख रहे होते हैं तो हमारी आंखें ट्रेंड नहीं होती है कि हम अपनी गलतियों को जल्दी से देख सकें, जिसके वजह से क्या होता है कि हम जब डिटेल्स ऐड कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारा आर्टवर्क अच्छा बन रहा है, लेकिन जिसकी आंखें ट्रेंड है, कोई आर्टिस्ट मान लो आपके सामने उस आर्टवर्क को देखेगा तो वो एक सेकंड में बता देगा कि ये सब गलत है। वो देख पा रहा है, आप क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि आपकी आंखें ट्रेंड नहीं है, और आंखों को ट्रेन होने में टाइम लगता है। और आंखों को ट्रेन करने के लिए पहले तो आप सिंप्लीफिकेशन करना सीखो, ताकि जब आप धीरे धीरे चीज़ें ऐड करो तो आपको पता हो कि किस लेवल पे गलती है, ताकि आप उसको सॉल्व कर पाओ। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सो आर्टिस्ट का गोल होता है सिंप्लीफिकेशन। डिटेल्स एक बच्चा भी देख सकता है, ओके। हाइपररियलिज्म, फोटोरियलिज्म, वो सारे गोल बाद में छोड़ छाड़ के पहले सिंप्लीफाई करना सीखो। जब चीज़ें सही से आपको करनी आएंगी तो वो सब बस टाइम और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगेगी और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन बहुत हाइपर डिटेल्स आप कर लो जाओगे। तो फोकस करो सिंप्लीफिकेशन पे, क्योंकि यही वो स्टेज है जिसके दम पे आपकी पूरी इमारत बनेगी, पूरी बिल्डिंग बनेगी। ये अगर नींव कमज़ोर रह गई तो आप बिल्डिंग बनाते रह जाओ, वो टूटने में आपको टाइम नहीं लगेगा, और वो जब टूटेगी तो आपका समय भी बर्बाद हो चुका होगा, जितने पैसे आपने लगाया उस बिल्डिंग को बनाने वो सब बर्बाद हो चुका होगा, और आपका कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा उस बिल्डिंग के गिरने के साथ, ओके। तो ये होता है सिंप्लीफिकेशन की इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ किसके कंपैरिजन में कितनी बड़ी है मैं वो देख रहा हूँ। नाक के कंपैरिजन में माथा कितना बड़ा है, इसको कहते हैं कंपैरेटिव मेजरमेंट। तो ये सारे शब्दों को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं फोटो में देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटो देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अपनी फेस लिया है, मैं अपने फ़ोटो को देख रहा हूँ कि मेरे फ़ोटो में मेरे नाक के कंपैरिजन में मेरा माथा कितना बड़ा है, मेरे नाक के कंपैरिजन में मेरा चिन कहाँ पे आएगा। इसको बोलते हैं कंपैरेटिव मेजरमेंट, कि एक चीज़ की तुलना में दूसरी चीज़ कितनी बड़ी है। तो क्विकली प्रोपोर्शन को समझते हैं। प्रोपोर्शन का बेसिक मीनिंग कि कोई चीज़ किसी के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, यहाँ पे एक और लाइन है, तो ये लाइन की तुलना में ये लाइन कितनी बड़ी है, इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं, प्रोपोर्शन को जज करते हैं। और जब हम एक लाइन को दूसरी लाइन से कंपेयर करते हैं उसको कहते हैं कंपैरेटिव मेजरमेंट। तो ये कंपैरेटिव मेजरमेंट प्रोपोर्शन का ही पार्ट है, कोई चीज़ें अलग अलग नहीं है। तो कंफ्यूज मत होना इन शब्दों को सुन के। एग्जाम्पल के तौर पे कि आप ये चेहरा बना रहे हैं, आप ये पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो आपने एक लाइन खींची यहाँ से यहाँ तक और दूसरी लाइन खींची यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो दूसरी लाइन है वो डिपेंड करेगी कि आपने पहली लाइन कितनी बड़ी खींची है। मान लीजिए अगर आपने पहली लाइन इतनी बड़ी खींची है तो जो दूसरी लाइन है वो पहली लाइन की जितनी ही बड़ी है, या जो दूसरी लाइन है वो पहली लाइन की डबल साइज की है। आप इस तरीके से अपने मन में गैस करेंगे और इसी तरीके से आप कंपैरेटिव मेजरमेंट करते हैं। और ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि कल की डेट में आप जैसे जैसे आर्ट की फील्ड में ग्रो होंगे, आपके पास हमेशा एक साइज़ की चीज़ नहीं रहेगी। जैसे यूट्यूब पे और इधर उधर हम क्या गलती करते हैं कि हमने एक सब्जेक्ट लिया जो कि मोबाइल पे या फोटो पे इतना बड़ा दिख रहा है, तो हमने फ़ोटो ड्राइंग भी इतनी ही बड़ी बनाई है, ओके, क्योंकि इसमें नाप के कि इसका नाक इतना बड़ा है, नाक इतना बड़ा है, आँख इतना बड़ा है, आँख इतना बड़ा है।
कल के डेट में कोई लाइव बैठा है आपके सामने, या कोई आप सीनरी को बना रहे हो, आप सामने आपके पहाड़ हैं, पहाड़ को आप बना रहे हो, तो पहाड़ जितने साइज़ का पेपर तो नहीं लेके बैठोगे आप, आपका पेपर तो उतना ही बड़ा है, लेकिन आपको पूरा सीनरी उसमें कवर करना है। तो पहाड़ का साइज़ कितना बड़ा आपके पेपर पे आएगा, और पहाड़ के सामने मान लो एक पहाड़ है, उसके सामने एक आदमी खड़ा है, तो उस पहाड़ के कंपैरिजन में वो आदमी कितना छोटा दिख रहा है, वो वाली फीलिंग आपको अपने पेपर पे उतारने के लिए जितना बड़ा भी आप पहाड़ अपने पेपर पे बना रहे हो, उसके कंपैरिजन में जो आप आदमी बनाओगे वो बस एक डॉट के बराबर होगा, ताकि वो फील आए कि पहाड़ इतना बड़ा है, उसके सामने आदमी कितना छोटा दिख रहा है। तो वो रियल लाइफ की फीलिंग आप अपने पेपर पे तभी ला पाओगे जब सब चीज़ों की प्रपोर्शंस आप समझ पाएँ। तो कंपैरेटिव मेजरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है अपने मेजरमेंट को इम्प्रूव करने का। जब एक लाइन हमने गैस करी होती है, हमने एक लाइन अपने मर्जी से खींची, एक लाइन जो पहली लाइन थी वो हमने गैस किया कि हाँ इतनी बड़ी खींच लेते हैं। अब इसमें कोई परफेक्ट नहीं होता कि इतना ही बड़ा क्यों हुआ, इतना क्यों नहीं हुआ, इतना क्यों नहीं हुआ, वो आप अपने गैस से खींचते हो। तो एक लाइन हम गैस करके खींचते हैं, पर जो बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन होती है वो एक दूसरे से कंपेयर हो रही होती है। ओके, पहली लाइन का कोई गोल नहीं होता कि पहली लाइन को हम इतना बड़ा खींचेंगे। पहली लाइन मान लीजिए पहली जो लाइन है आपने इस लाइन की जगह आपने थोड़ा लंबा खींच दिया। जो दूसरी लाइन है, अगर आपने देखा कि जो दूसरी लाइन है वो पहले लाइन के कंपैरिजन में आधे साइज की है, तो अगर पहली लाइन मान लीजिए आपने इतनी बड़ी खींची है तो जो दूसरी लाइन है वो इतनी बड़ी होगी, इसके आधे साइज की। मान लीजिए आपने पहली लाइन गलती से इतनी बड़ी खींच दी तो जो दूसरी लाइन है वो इसके आधे साइज की होगी। तो बस इस एक दूसरे से कंपेयर करना होता है। अब ये बातें सुनने में अगर आपको थोड़ी कठिन लग रही हैं तो इसको बस समझिए और इसको प्रैक्टिकली करिए। जब आप इसको प्रैक्टिकली बार बार करोगे तब ये कंपैरेटिव मेजरमेंट इंप्रूव होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेजरमेंट, ये जो प्रपोर्शन जजमेंट एबिलिटी है ना, इसको इंप्रूव करने में सालों लगते हैं, कई महीने, कई साल लग जाते हैं। तो इस बात की टेंशन मत लीजिएगा कि आप तो बना ले रहे हो या आप तो इतना ईजिली बता दे रहे हो, हमसे बन नहीं रहा सर, हमसे तो हो नहीं रहा। ये चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपसे शुरुआत में नहीं होगा, करते करते ही होगा। बस आपको पता तो है कि करना कैसे और ये होता कैसे है, बस उसी चीज़ को आपको रिपीट मोड में बार बार करना है ताकि आपका प्रपोर्शन जजमेंट एबिलिटी इंप्रूव हो समय के साथ साथ। अब ये चीज़ जाहिर सी बात है, जब आप शुरू में करोगे तो ये ईजी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। पोर्ट्रेट टफ होता है, टाइम लगता है, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ें धीरे धीरे करते हैं। लेकिन जब आप पोर्ट्रेट को आप समझ रहे हो तो ये कंपैरेटिव मेजरमेंट, ये लाइन, ये शब्द आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि एक लाइन होती है जो हम अनुमान लगाते हैं, गैस करते हैं। हम नाप तो रहे नहीं है, हम कोई एक एक चीज़ नाप तो रहे नहीं है, तो हम गैस करते हैं। उसके बाद हम उसके कंपैरिजन में बाकी लाइंस को उसके हिसाब से बाकी लाइंस को कंपेयर करते हैं कि वो लाइंस कितनी बड़ी या छोटी होंगी। जब हमने सिंप्लीफाई कर लिया, हमने मार्किंग कर ली, तो इसी स्ट्रेट लाइन में जो छोटी छोटी और लाइंस हैं, जो एंगल्स हैं, अब हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। हमने शुरू में पहले सिंपल स्ट्रेट लाइंस खींची, अब धीरे धीरे हम लाइंस को तोड़ रहे हैं। जब हम आर्ट की बात करते हैं ना, जब हम आर्ट में अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है आर्ट की फील्ड में करना, वो है ड्राइंग, आर्ट के फंडामेंटल्स और आर्ट के प्रिंसिपल्स। ओके, उसके बिना आर्ट में कोई भी कलर, कोई डिटेलिंग, कोई कुछ काम का नहीं है। ड्राइंग, फंडामेंटल, प्रिंसिपल सब कुछ है आर्ट की दुनिया में। तो यहाँ पे जैसे मैं लाइंस खींच रहा हूँ तो ये लाइंस प्रिंसिपल्स के अंदर आता है, प्रिंसिपल्स के पार्ट है लाइंस, यानी कि वो चीज़ें जो हर जगह लागू होती हैं, जिसके बिना कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो प्रिंसिपल्स कहलाती हैं। ओके, प्रिंसिपल्स वो चीज़ें हैं जो आप कुछ भी करो उसका होना अनिवार्य है, वो होता ही है। टेक्निक्स वो है कि टेक्निक्स अलग अलग हो सकती हैं, कोई किसी और टेक्निक से बना रहा है, जैसे आपने लूमीज का नाम सुना होगा, जैसे आपने रिले मेथड सुना होगा, अलग अलग मेथड्स होते हैं पोर्ट्रेट बनाने के, वो सब मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो अलग हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी एक तरीके से हम लूमीज को दिमाग में सोच के चल रहे हैं कि हाँ चेहरा इतना बड़ा है तो यहाँ से ये चीज़ आएंगी, लेकिन मैं और सिंपल वे में चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि सिंपल लेवल पे जब आप चीज़ें समझोगे, पहले ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं पहले आप ये समझोगे, तो आप लूमीज मेथड और जो दूसरे मेथड्स आप सुनते हैं उसको आप और अच्छे से कर पाओगे। कई लोग लूमीज मेथड शुरुआत से ट्राई करते हैं, ज़ीरो लेवल से, तो लूमीज मेथड ट्राई करने के बाद भी उनको चीज़ें समझ में नहीं आती है, फिर उनको लगता है कि लूमीज मेथड इतना अच्छा मेथड है लेकिन हमसे नहीं हो रहा, लूमीज मेथड अच्छा नहीं है। कई लोग बोलने लग जाते हैं क्योंकि उनसे लूमीज उनको हार्ड लगता है, वो इसीलिए हार्ड लगता है, इसलिए समझ में नहीं आता, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है। सिंप्लीफिकेशन,
लाइंस को स्ट्रेट लाइंस में खींचना, लाइंस को समझना, प्रिंसिपल्स को समझना, ये लूमीज मेथड या किसी भी मेथड या किसी टेक्निक से पहले आता है। ओके, तो इसीलिए चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो सिंपल लाइंस मैंने खींची थी उसको बस मैं थोड़े थोड़े लाइंस, थोड़े थोड़े कर्व और मैं ऐड कर रहा हूँ। पहले हमने लाइन खींची थी लंबी लंबी, ओके, अब बीच बीच के जो छोटे छोटे कर्व्स हैं उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अलग अलग आर्टिस्टों को आप अलग अलग तरीके से आर्टवर्क बनाते देखते होंगे। यूट्यूब वगैरह में भी बहुत सारे आर्टिस्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट आउटलाइन बनाने लग जाते हैं कि आंखें हैं तो डायरेक्ट आंख बना रहे हैं, मोबाइल को जूम कर दिया, मोबाइल की वीडियो फोटो को जूम कर दिया और आंखों को देख देख के बना रहे हैं धीरे 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 करके। वैसे करना ज़रूर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कंपैरिजन देखना होगा कि कौन सी चीज़ किसके कंपैरिजन में। यहाँ पे जैसे मैं अगर मोबाइल से बना रहा हूँ, फोटो देख के बना रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि लिप्स कहाँ पे आ रहे हैं, नाक किसके कंपैरिजन में कहाँ पे आ रही है। आँख को अगर मैं देख रहा हूँ तो आँखों के अगर मैं आँखों से सीधी लाइन खींचूँ तो आँखें थोड़ी टेढ़ी है। ये जो एंगल्स, ये लाइंस कहाँ जा रही हैं, अगर आँखों को मैं देख रहा हूँ तो एंगल थोड़ा सा टेढ़ा है। ये एंगल्स, ये लाइंस एक दूसरे से कंपेयर करने की जो तरीका है वो बहुत ज़रूरी है। मुंह यहाँ पे आ रहा है तो मुंह के सीधा अगर जाते हैं तो कौन सा एरिया आ रहा है, ये जो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये आपकी प्रोफेशनल जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिप्स का कोना कहाँ जा रहा है। ओके, लिप्स का कोना ऊपर जा रहे हैं तो कहाँ टच हो रहा है। अगर हम सीधा जाएं लिप्स को, अगर हम एक वर्टिकल लाइन खींचे तो लिप्स का एज आँखों में किस तरफ आ रहा है अपने रेफरेंस फोटो के हिसाब से। यहाँ से भी हम देखें कि लिप्स का ये कोना कहाँ पे आ रहा है, तो हमने देखा कि आँखों के इस तरफ टीयर डक्ट की तरफ सीधी लाइन आ रही है। इसको कहते हैं एक दूसरे से चीज़ों को कंपेयर करना। अब ये जो तरीका है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको सीखना और फॉलो करना। इसलिए नहीं क्योंकि इसको मैंने बोला है, इसलिए क्योंकि आपके आने वाले टाइम में, आपकी फ्यूचर में, आपके प्रोफेशनल जर्नी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह ये तरीका आपको काम आने वाला है। अब क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि तरीका आपका काम क्यों आएगा। आप ज़िंदगी भर मोबाइल को अपने साथ लेके नहीं घूमोगे कि हाँ मोबाइल में फ़ोटो खींच ली, मोबाइल को जूम कर लिया, जूम कर करके वो एक एक करके आउटलाइन बनाने वाली चीज़ वो आप नहीं कर रहे होगे। आप कल की डेट में लाइव डेमो दोगे या पोर्ट्रेट की जगह आप लैंडस्केप बना रहे होगे या लाइव बैठ के कोई सीनरी बना रहे होगे या कहीं पे जाके आप लाइव किसी को सिखा रहे होगे, तो वहाँ पे हर जगह आप मोबाइल को जूम करके अगल बगल मोबाइल रख के ऐसे धीरे धीरे करके आउटलाइन नहीं करोगे। इसीलिए ये तरीका सीखना ज़रूरी है। कई लोग ये तरीका, किसी को अगर डिफ़िकल्ट लगता है, जिस तरीके से अभी मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ये तरीका नो डाउट काफ़ी डिफ़िकल्ट लग सकता है। और अगर आपने तरीका इस तरीके से आर्टवर्क, कंपैरेटिव मेजरमेंट, इस तरीके से कभी ड्राइंग के ऊपर काम नहीं किया तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा। लेकिन आपको खुद डिसाइड करना है कि आप आर्ट क्यों कर रहे हो। या तो आप आर्ट हॉबी के लिए कर रहे हो कि आपको मज़ा आ रहा है तो आप जैसे भी करो, आपका आर्टवर्क सुंदर दिखना चाहिए, उतना आपका गोल है तो आप जैसे भी करोगे। आप ट्रेसिंग भी कर दोगे तो आपका आर्टवर्क अच्छा दिख जाएगा तो आप खुश हो जाओगे। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल गोल है, आपको सीरियस लेवल पे अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, क्योंकि कल की डेट में आप आर्ट टीचिंग दे रहे हो, आप आर्ट की टीचिंग में बड़े लेवल पे जा रहे हो, आप कहीं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, आप अपना खुद का वर्कशॉप लॉन्च करोगे, तो ये चीज़ें, ये तरीके आपको क्लियर होने चाहिए। वहाँ पे आपको प्रोफेशनलिज्म में काम आएगी ये चीज़ें। यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैं लिख भी रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि हम आर्टवर्क को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करना अगर आपको आ गया तो आप अपने आर्टवर्क को बहुत ईजिली अच्छा बना पाओगे। अगर आप किसी को सिंप्लीफाई करना नहीं आता तो कितना भी अच्छा डिटेलिंग वगैरह करता हो, फ्यूचर में उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी आर्ट की फील्ड में ग्रो करने में। उसके बाद हमने जाना प्रपोर्शंस, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन में चीज़ों को कन्वर्ट किया। उसके बाद एक और वर्ड आता है ब्लॉकिंग, जिसको बोलते हैं कि हमने स्ट्रेट लाइन में अपने चेहरे को ब्लॉक कर दिया। ओके, एक बॉक्स के अंदर ब्लॉक कर दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, आँख नाक कहाँ पे आएगा। ये चीज़ को ब्लॉकिंग भी बोला जाता है। ओके, एक होता है कंपैरेटिव मेजरमेंट, कि एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर करना, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव मेजरमेंट। और ये सब कुछ प्रपोर्शन के अंदर आता है। हम ये सब चीज़ें करते हैं ताकि हमारा प्रपोर्शन सही हो सके, कौन सी लाइन कितनी बड़ी है वो सब सही हो सके। कीप रिफाइनिंग, ओके, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है कीप रिफाइनिंग। ये जो चीज़ें, ये जो शब्द हमने यहाँ पे लिखे, उसको हम थोड़ा थोड़ा ठीक करते रहेंगे। नीडेड इरेजर का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ ताकि ये जो लाइंस हैं, जो एक्स्ट्रा लाइंस हमने खींची थी अपने आर्टवर्क्स को बिल्ड करने के लिए, उसको हम थोड़ा थोड़ा मिटाते रहेंगे, ताकि एक तरीके से हम बिल्ड कर रहे हैं। जैसे बिल्डिंग बनती है ना,
ईंटें ईंटें लग लग के इमारत बनती है, एक एक करके इमारत बनती है, वैसे एक आर्टवर्क बिल्ड होता है। हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं, पोर्ट्रेट बिल्ड होता है। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो इंडिया में चल रहा है, बहुत बड़ा, जिसके वजह से मैक्सिमम जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं लोग, वो आर्ट की फील्ड में फेल हो रहे हैं। और ये बहुत मुश्किल से कोई होगा जो इस पॉइंट को बता रहा है, और यूट्यूब वगैरह में तो इन चीज़ों पे बात ही नहीं हो रही है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आपका चांस इतना ज़्यादा है इस फील्ड में फेल होने का कि जिसकी कोई हद नहीं है। इस चीज़ को अभी से सुधार लो, और वो ये है कि ये सोचना कि अरे इतनी सारी चीज़ें कौन करे, हम डायरेक्ट आउटलाइन भी तो बना सकते हैं। कोई कहता है कि सर हम आउटलाइन बहुत अच्छा बना लेते हैं, हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, हम आउटलाइन अच्छी बना लेते हैं। कोई कहता है कि इतना एक एक लाइंस खींचना, सिंप्लीफाई करो, ब्लॉकिंग करो, मेजरमेंट करो, धीरे धीरे करके लाइंस बनाओ, इसमें इतना टाइम कौन लगाएगा, फटाफट से आउटलाइन बनाओ या ट्रेस कर लो, फटाफट से कलरिंग करने लग जाओ, डिटेलिंग करने लग जाओ। वो चीज़ में क्योंकि मज़ा आता है, हम डायरेक्टली डिटेल्स करना, कलर करना, चीज़ें सुंदर दिखने लग जाए, चेहरा मैच होने लग जाए, इसमें मज़ा आता है। लेकिन वो आपके कुछ साल का ड्रग है, कुछ साल का आपको मज़ा देगा, लेकिन बाद में आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। क्यों? उसका रीज़न है, जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं, यानी कि आराम आराम से लाइन को समझ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन को समझ रहे हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, ब्लॉकिंग्स को, ये सब कुछ समझ रहे हैं। ये आपको सिर्फ यहीं पे काम नहीं आता, ये आपको आने वाली पूरी जर्नी में काम आता है। क्योंकि जब आप कलर करने भी बैठोगे, जब आप डिटेल करने बैठोगे, तो वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपका अंडर स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग, आप उसको समझते थे। ओके, आप अंदर से अपने आर्टवर्क को कितना समझते हो। कल की डेट में आप खुद का कोई कॉम्पोजिशन करोगे, कोई आर्टवर्क बनाओगे, खुद का कुछ क्रिएट करोगे, 8-10 रेफरेंस इमेज को मिला के कुछ अपनी खुद की कॉम्पोजिशन बनाओगे, तो ये चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर ये नहीं आता है, आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ों को सुंदर करने के चक्कर में बनाया, तो ये चीज़ें आप मिस कर जाओगे। तो इसीलिए ये चीज़ करना ज़रूरी है। मैं बस धीरे धीरे और लाइंस ऐड कर रहा हूँ, धीरे धीरे, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप इसको धीरे 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 अपने लाइंस को, जो एडिशनल लाइंस है, इसको बनाओ। अब मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि लाइंस प्रिंसिपल का पार्ट है। अब आप खुद सोचो, एक लाइन मैंने और बोला कि हर जगह जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो प्रिंसिपल है, उसके बिना कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। कल का डेट में आप मान लो लैंडस्केप बना रहे हो, ओके, आप मान लो स्टिल लाइफ बना रहे हो, आप मान लो कोई भी चीज़ बना रहे हो, पेड़ बना रहे हो, किसी का हाथ बना रहे हो, फिगर ड्राइंग कर रहे हो, अपने सामने कोई सामान रखे हो, फल फूल रखे हो, उसको बना रहे हो स्टिल लाइफ में, कुछ भी बना रहे हो आप, दुनिया में कुछ भी बना रहे हो, लाइंस तो हर जगह खींचनी पड़ेंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि फिगर ड्राइंग के लिए जो लाइंस खींचोगे वो अलग टाइप की लाइन होगी। अगर कोई आप फल की टोकरी का ड्राइंग कर रहे हो तो उसके लिए अलग टाइप की लाइन दुनिया में बनी है। लाइंस तो वही है, बस लाइंस का आकार, उसका एंगल, उसका साइज, जो भी चीज़ हम देख के बना रहे हैं उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। इसीलिए लाइंस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। पोर्ट्रेट अपने आप बन जाएगा, पोर्ट्रेट कोई अलग चीज़ नहीं है, पोर्ट्रेट भी वही है, बस आपको समझना होगा कि ये लाइंस, ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपके स्ट्रांग हो। कई लोगों को लगता है कि ये लाइंस खींचना ये सब तो इजी, ये तो इजी बात है, ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये सब कौन करे, हमें तो पोर्ट्रेट सीखना है। तो लो, आपके सामने पोर्ट्रेट का डेमोन्स्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ, लेकिन अंडरस्टैंड, जो चीज़ें सिंपल सुनने में लगती हैं, सारा जादू, सारी मेहनत, सारा खेल, सब कुछ वहीं छुपा होता है। तो इसीलिए इन बातों को ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझना, क्योंकि जब तक आपकी ये बेसिक बातें क्लियर नहीं हैं, आप आर्ट की लाइन में, आर्ट के फील्ड में आर्ट टीचर बन रहे हो प्रोफेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे। और जब मैं आर्ट टीचर बोलता हूँ ना, तो आर्ट टीचिंग में पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। आर्ट टीचिंग में आर्ट की फील्ड का बहुत बड़ा प्रोफेशन छुपा हुआ है, आर्ट के सारे प्रोफेशनल एंगल छुपे हुए हैं। कल की डेट में जब आप पेंटिंग सेल करने का सोचते हो, तो कोई भी आर्टिस्ट जब पेंटिंग सेल करता है तो लोग पहले उस आर्टिस्ट को जानते हैं, वो आर्टिस्ट पॉपुलर होता है। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बात को सुनना ध्यान से। आर्टिस्ट जब पेंटिंग सेल करता है, लोग उसकी पेंटिंग खरीदते हैं जब उसकी पेंटिंग एक तो बहुत ज़्यादा कमाल की हो, दूसरा लोग उस व्यक्ति को जानते हो, उस आर्टिस्ट को जानते हो। ओके, तो उस आर्टिस्ट को जब लोग जानते हैं तो उसकी पेंटिंग ज़्यादा सेल हो सकती है और ज़्यादा प्राइस उसकी वो चार्ज कर सकता है आर्टिस्ट। तो अगर पेंटिंग सेल भी करना आपका गोल है, तो आपको उसके लिए अपना नाम बनाना पड़ेगा और अपना आर्टवर्क को बहुत कमाल का बनाना पड़ेगा। और अपने नाम को बनाने के लिए आपको सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी सीखनी पड़ेंगी।
अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल जब हम करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, तो वहाँ पे आपकी टीचिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी होती है। और टीचिंग स्किल्स को मजबूत करने के लिए ये चीज़ें सीखनी, ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो कभी भी कोई चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। आपका पेंटिंग सेल करना मकसद है, आपका आगे चल के कमीशन वर्क करना गोल है, आपका आगे चल के टीचिंग लाइन में बहुत बड़े लेवल पे जाना गोल है, आपको अपनी खुद की आर्ट क्लासेस शुरू करनी है, आपको अपना खुद का एकेडमी शुरू करना है। कुछ भी आप करो, उस फील्ड के फंडे आपको सुपर स्ट्रांगली, आपको सुपर क्लियर होने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपकी फील्ड को आपसे अच्छा अगर कोई और जानता है तो वो डिज़र्व करता है आगे बढ़ना, आप नहीं करते। ओके, और जानने का मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना नहीं कि मुझे दुनिया की सब कुछ चीज़ें पता चल जाए। जो चीज़ें बेसिक चीज़ें वो आपकी सुपर क्लियर होनी ज़रूरी है। इसलिए ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे जैसे कि मैं नोज़ बना रहा हूँ, अपने नाक को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब कई लोगों का सवाल आता है कि सर हमें ना नाक बनाना नहीं आता। कई लोग कहते हैं कि सर लिप्स बनाने में प्रॉब्लम होती है। कई लोग कहते हैं कि सर आंखें नहीं बनती, आंखों में डिफ़िकल्टी होती है, बाकी चीज़ तो हम बना लेते हैं, आंखें नहीं बनती। ये जो सवाल आते हैं, इसका रीज़न यही है कि आपके फंडे, आपके आर्ट के प्रिंसिपल्स, आपका ड्राइंग क्लियर नहीं है। ओके, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को समझते हो, लाइंस, एंगल्स, प्रपोर्शन, जो मैं अभी कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, कि ये दाढ़ी आ रही है तो कहाँ पे आ रही है, ये लिप्स है तो कहाँ पे आ रहे हैं, ये एंगल है तो कौन सा एंगल है, ये जो चेक कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके, वो चीज़ें अगर आपकी होती हैं, इसके ऊपर आप मेहनत करते हो, तो नाक हो, आँख हो, लिप्स हो, कोई भी चीज़ हो, वो एक तरीके से एक शेप है, एक चीज़ है बस। नाक नहीं है, बस एक लाइन्स है, एक लाइन ऐसी गई, एक लाइन ऐसी गई, एक लाइन ऐसी गई, लाइन्स है सब कुछ। तो आप अगर प्रिंसिपल्स आपके क्लियर हैं तो आप सब कुछ बना लोगे। फ़र्क नहीं पड़ता नाक है कि कान है कि एक पेड़ है कि एक फूल है, कुछ भी है। ओके, अब सबसे बड़ा जो आपका सवाल आएगा कि चलो हम समझ गए कि प्रिंसिपल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइन्स, एंगल, प्रोपोर्शन, ये सब सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर यही चीज़ भी तो डाउट होता है, ये भी तो नहीं समझ में आता कैसे करें। अब इसी चीज़ में आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने का तरीका होता है। ओके, यही चीज़ प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने का भी तरीका होता है। प्रैक्टिस अगर आप सही से कर रहे हो तो जल्दी ग्रो करोगे, प्रैक्टिस आप गलत कर रहे हो तो आपका ज़िंदगी भर आप प्रैक्टिस करोगे लेकिन इतनी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी नहीं। तो कुछ चीज़ें तो आपको ऑलरेडी अभी तक क्लियर हो गई हैं इस पूरे सेशन के दौरान कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कलर, डिटेलिंग, वो सब चीज़ों को छोड़ के कौन सी चीज़ पे काम करना है। पोर्ट्रेट बनाओ या कुछ भी बनाओ, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, आपको वो फॉलो करना है। डिटेलिंग्स वगैरह वो सब चीज़ तभी अच्छी लगेगी जब आपके बेसिक फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो। तो कंस्ट्रक्शन करना, इस तरीके से एक एक करके चीज़ों को बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर आपके आगे के स्टेजेस डिपेंड करेंगे। ये चीज़ें भी आपको क्लियर हैं अभी तक फ़िलहाल। ओके, आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं आर्ट की फील्ड को लेके, अपनी स्किल्स को लेके। तो यहाँ पे अब मैं वापस से जो एक्स्ट्रा लाइंस हो जा रही हैं मैं उनको इरेज करता जा रहा हूँ ताकि कॉम्प्लेक्स ना दिखे। मतलब लाइंस भरी भरी हो जाने से आपको क्लियरली क्लीन चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए मैं धीरे धीरे यहाँ पे मिटा रहा हूँ। और एक चीज़ बहुत ध्यान से आपने ऑब्जर्व किया कि मैं बहुत हल्के हाथों से यहाँ पे लाइंस खींच रहा हूँ, बहुत लाइट लाइंस खींच रहा हूँ ताकि मैं उसको ईजिली इरेज कर सकूँ। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि जो भी पेपर आप यूज़ करते हो ना, पेपर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो वो उतना मैटर नहीं करता, जितना मैटर ये करता है कि उस पेपर को आप सही से समझ पा रहे हो कि नहीं, उस पेपर को आप हैंडल ठीक से करना जानते हो कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे मान लो 150 GSM 150 से लेके 180 GSM के बीच का पेपर यूज़ कर रहा हूँ। ओके, कुछ भी आप यूज़ करो चलेगा, 150 180 GSM कुछ भी। अब पॉइंट ये है कि अगर इस पेपर पे भी मैं डार्क लाइंस खींचूं और रगड़ रगड़ के उसको मिटाऊं तो ये पेपर भी खराब हो जाएगा। ओके, इसी जगह पे, मतलब इसी स्टेज में जहां पे अभी हम लोग सिर्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अभी तो हमें इसमें डिटेलिंग्स, इसमें शेडिंग वगैरह, वैल्यूज वगैरह ऐड करना हमें अभी बाकी है, तो पहले पेपर खराब हो जाएगा और कितना भी महंगा पेपर क्यों ना हो ये बर्बाद करके हम इसको छोड़ देंगे। इसीलिए पेपर से ज़्यादा ज़रूरी कि उस पेपर को आप कितना सही से हैंडल कर रहे हो। मान लो आपने एक अच्छी खासी बाइक खरीद ली, लेकिन बाइक को आपको चलाना नहीं आ रहा, आप टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी चला रहे हो, उसको ठोक रहे हो, तो कितनी भी अच्छी बाइक हो ठोक के टूट जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझने ज़रूरी हैं कि आपको अपने टूल, पेंसिल में इस्तेमाल कर रहा हूँ बहुत सिंपल सी, पेपर में इस्तेमाल कर रहा हूँ नॉर्मल सा, अब जो मैं चलाने का मेरा तरीका है वो सब के ऊपर आपको मेन फोकस करना है कि आपको चलाने कैसा आ रहा है। अगर जो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप उसको समझ रहे हैं और उसको आप किसी
फोटो कॉपी की जो सिंपल पेपर है, जो जेरोक्स वगैरह का पेपर मिलता है, उस पर भी आप करोगे ना, तो ये प्रैक्टिस आप उस पर भी कर सकते हो। उस पर भी प्रैक्टिस करके आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। बस करने के तरीके पे फोकस करो। इसीलिए आर्ट महंगा नहीं है, आर्ट को महंगा हम कर देते हैं ये सब फालतू की चीज़ें सोच के, कि महंगे पेंसिल चाहिए, महंगे पेपर चाहिए, ये सब सोच के। वो सब को छोड़ के आपको समझना होगा काम करना कैसे है। ओके, किस चीज़ से करना है वो आप धीरे धीरे, जैसे जैसे आप इंप्रूव करोगे, आप जैसे जैसे आप आर्ट की फील्ड में ग्रो करोगे, आप धीरे धीरे अर्निंग भी शुरू करोगे आर्ट की फील्ड में, तो आप खुद से महंगे मटेरियल, दुनिया भर के महंगे मटेरियल खरीद लो, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन शुरुआत में आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड पैसा है, उसको सही जगह यूज़ करो। अपनी एजुकेशन में, अपनी स्किल्स को डेवलप करने में, अपने आप को अपग्रेड करने में। आप अपग्रेड होगे तो आपका टूल अपने आप अपग्रेड हो पाएगा। तो अभी आप मुझे बहुत देर से देख रहे हो कि मैं सिर्फ बैठ के यहाँ पे अपनी लाइंस को, जो मेरे पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, लाइंस को कहाँ पे कौन सी लाइन आनी चाहिए उसको धीरे धीरे ठीक कर रहा हूँ। ओके, अब जितना टाइम मुझे लग रहा है आपको कम से कम उतना टाइम तो लगेगा, बल्कि उससे ज़्यादा लगना चाहिए। अगर आप कम लग रहा है और आप हड़बड़ा के कर रहे हो, अपने आप को बोलना रुको मोहन प्यारे, अपने आप को बोलना रुक जाओ मोहन प्यारे, थोड़ा और आराम से करूं। ओके, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। ओके, मैं भी जब शुरू में ड्राइंग सीखना शुरू किया था मैंने, तो ये हड़बड़ाहट बहुत ज़्यादा रहती थी कि फटाफट से बनाओ, फटाफट से कलरिंग करेंगे, डिटेलिंग करेंगे, मज़ा आएगा, ये वाला थॉट आता है दिमाग के अंदर। जिसके चक्कर में बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार, कि मैंने पेंटिंग को कलर कर दिया, डिटेल कर दिया, उसके बाद जब 2 दिन के बाद आर्टवर्क देखा तो लगा क्या ऐसे दिख रहा है, ये बहुत गलत दिख रहा है। और 2 साल बाद लगा कि क्या वाहियात आर्टवर्क बनाया था मैंने। उस समय तो गलती समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आज देखता हूँ तो लगता है कि इससे घटिया आर्टवर्क मैंने आज तक नहीं बनाया, जब मैं अपने पुराने वर्क्स को देखता हूँ। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप टाइम लो, धीरे धीरे लाइंस खींचो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको करो। बहुत सारे लोगों को हड़बड़ाहट होगी, लेकिन ये प्रोसेस को करना कंपलसरी है, इस प्रोसेस के थ्रू जाना कंपलसरी है। अब मैं आपको कुछ और बैकग्राउंड बताता हूँ। ये जो मैं प्रोसेस, जिस तरीके से मैं आर्टवर्क को अप्रोच करता हूँ, इसको बोलते हैं किसी भी आर्टवर्क को अप्रोच करना। कि कोई ड्राइंग आप बना रहे हो, उसको अप्रोच करने का, उसको बनाने का तरीका क्या है। और तरीका सिर्फ पेपर पे दिखता नहीं है, वो आपके दिमाग में चल भी रहा होता है। तो यहाँ जो मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे दिमाग में चल भी रही है, और इसीलिए मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। कि जो आप बनाते हो वो किस तरीके से बना रहे हो, वो दर्शाता है कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं इरेजर लेके पुरानी लाइंस को मिटा रहा हूँ, ये दर्शाता है कि मुझे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं करनी, चीज़ों को आसान करना है, चीज़ों को सिंपल और क्लीन रखना है। और क्लीन रखना, आर्ट जब आप इंप्रूव कर रहे हो, इसको इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्लीन करना भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है। ओके, इसको बोलते हैं स्टेज 1, जहाँ पे ये सारे पॉइंट्स कवर हुए। अब हम जाएंगे स्टेज 2 की तरफ। ओके, स्टेज 2 में क्या क्या चीज़ हम कवर करेंगे। सबसे पहला कि हम और कर्व्स ऐड करेंगे। अभी तक हम स्ट्रेट लाइंस में कर्व, जो छोटे छोटे लाइंस ऐड कर रहे थे, हम कर्व्स ऐड करेंगे और शेप्स की तरफ और ध्यान देंगे। ओके, तो ये कीप रिफाइनिंग जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी, मैं अगेन यहाँ पे लिखूंगा कि कीप रिफाइनिंग। कीप रिफाइनिंग का मतलब कि जो हमने किया उसको और थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ ठीक हो सकती है, कौन सी लाइन थोड़ी गलत होगी क्या, उसको ठीक करें क्या, ये जो चीज़ है उसको हमें सोचते रहना है। अब मैं यहाँ पे कर्व्स ऐड कर रहा हूँ। ओके, कर्व आप समझ गए, एक थी सीधी लकीर, एक गोलाकार, जो कर्व्स होते हैं उसको हम धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, ये मुझे समझ में नहीं आया कि आप सीधी लकीर, कर्व ये अलग अलग क्यों किए, और उसको स्टेज 1 स्टेज 2 में डिवाइड क्यों किए, और कर्व तो हम डायरेक्टली शुरू से भी ऐड कर सकते थे, तो आपने यहाँ पे कर्व ऐड करना शुरू क्यों किया। ये सब आपके थॉट्स आ सकते हैं। अब मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। हम आर्ट में क्या कर रहे हैं, हम लाइंस खींच रहे हैं, बेसिकली वही तो है, लाइंस खींच रहे हैं। लाइंस को खींच खींच के हम एक चेहरा बना दे रहे हैं, यही तो कलाकारी है ना। अब किसी भी सीधी लकीर को जज करना कि वो सीधी लकीर कौन सा एंगल में, ऐसे मुड़ी हुई है कि ऐसे मुड़ी हुई है, कि क्या उसका एंगल है, उसको जज करना, उसको गैस करना ज़्यादा आसान होता है कर्व के कंपैरिजन में। कर्व को देख के समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, उसको गैस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोई कर्व इतना है
हल्का सा कम कर्व होगा या ज़्यादा कर्व होगा तो उसके डिफरेंस हम जल्दी से पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन कोई लाइन अगर सीधी है और हल्की सी टेढ़ी हो जाती है तो उसको चेक करना ज़्यादा आसान होता है। तो इसीलिए हमने पहले स्ट्रेट लाइन में सब कुछ रखा और धीरे धीरे अब कर्व ऐड कर रहे हैं, ताकि हमें पता रहे कि कहाँ पे कौन चीज़ आनी थी, अब उस जगह पे हम कर्व ऐड कर रहे हैं। तो सीधी लकीर से हमारा काम आसान हो गया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, प्लेसमेंट्स, मार्किंग्स, वो सब सही जगह पे हमने किया। अब हम धीरे धीरे कर्व ऐड कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि अचानक से आपको सीधी लकीर जो आपने शुरू में खींची थी, जो स्ट्रेट लाइन खींचा था, वो कहीं गलत नहीं होंगे। हो सकता है उसमें भी गलतियां हो, हमने अपने तरफ से पूरा ट्राई किया। अब बीच बीच में जब गलती निकलते जाएगी उसको नो डाउट हम मिटा के ठीक करेंगे, लेकिन इस तरीके से जब स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं तो गलतियों के जो होने के चांस है वो कम हो जाते हैं। ये मेन पार्ट है। और आपका सबसे मेन जो गोल होना चाहिए आर्ट को सीखते वक्त, अगर आप सीरियसली चाहते हो कि आपका आर्ट स्किल्स डेवलप हो, ओके, ये जो ड्राइंग हम कर रहे हैं वो स्किल्स डेवलप हो, और ड्राइंग बहुत बड़ा चीज़ है, ओके, ड्राइंग को अंडरस्टेटमेंट मत करना। आप कलर करोगे, डिटेल करोगे, आप आर्ट की फील्ड में कितना आगे जाओगे ये आपकी ड्राइंग पे डिपेंड करेगा। आप कलर नहीं भी कर पाओ कोई बात नहीं, ओके, आप डिटेलिंग नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन आप ड्राइंग नहीं कर पाओ तो कलर करते रहो ज़िंदगी भर, डिटेलिंग ज़िंदगी भर करते रहो, आपका आर्टवर्क का कोई वैल्यू नहीं है। सारा खेल ड्राइंग में छुपा होता है क्योंकि सारा दिमाग यहीं लगता है, ओके। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मेहनत इसी स्टेज पे करा करो, क्योंकि ये स्टेज दिखने में बहुत बोरिंग है, ये स्टेज दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, लेकिन सारा खेल यहीं चल रहा है। और यहाँ पे कर्व्स ऐड करते समय मैं हल्के हाथों से देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे कर्व्स ऐड करने, धीरे धीरे करके, ओके। और यहाँ पे हम शेप्स भी देख रहे हैं। हमने जैसे स्टेज 2 में लिखा कर्व, शेप्स लिखा, शेप्स भी मैं आपको बताऊंगा कि शेप्स में क्या एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूँ। बेसिकली जो भी चीज़ें हैं, आईब्रो है, आंखें, उसकी शेप क्या है, वो किस शेप का है, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। जब हम शेप की बात करते हैं तो एक होता है रैंडम शेप की प्रैक्टिस करना। रैंडम शेप क्या, कि किसी शेप को हम उस शेप की तरह नहीं देखते हैं, हम ये समझते हैं कि कोई रैंडम चीज़ है। हर चीज़ का एक आकार होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि पेड़, तो आप पेड़ को इमेजिन करने लग जाएंगे कि पेड़ ऐसे होता है, उसके तने होते हैं, ऐसे डाल निकली होती है, ऐसे ऐसे करके पेड़ होता है, तो आप इमेजिन करने लग जाएंगे। आपको मैं कुछ बोलूँ कि ये एक कुछ बना दिया मैंने, मैं बोला ये क्या है, आपको पता ही नहीं क्या है, तो आप बोलोगे हाँ कोई शेप है, मतलब कुछ तो आकार है, पता नहीं क्या चीज़ का है। तो जो बोलते हैं ना पता नहीं क्या चीज़ है, उसको बोलते हैं रैंडम शेप। तो जब भी हम आर्टवर्क बनाते हैं तो हमें ये नहीं देखना होता कि ये आँखें हैं, ये नाक है, ये लिप्स है, हमें उसे एज ए रैंडम शेप देखने की प्रैक्टिस करनी होती है। क्योंकि जब आप रैंडम शेप की तरह उसको देखते हो तो आपके दिमाग में कोई इमेज नहीं चल रही होती है। अदरवाइज क्या होता है कि हमने सोचा हम बना रहे हैं आँख, अब आँख तो हमने सबने बचपन से देखी हुई है, तो हमारे दिमाग में जो आँख का फोटो चल रहा है ऑलरेडी, तो हम उसकी तरीके से थोड़ा थोड़ा बनाने लग जाते हैं। हम ये देखना कम कर देते हैं कि सामने वाले की आँख कैसी है, हमारे दिमाग में जो आँख चल रही है हम वैसा बनाने लग जाते हैं। तो आपको आँख जैसे नहीं देखना है, आपको बस ये सोचना है कि कुछ शेप है, पता नहीं यहाँ से ऐसा है, यहाँ से ऐसा है, कुछ तो है। ये आँख नहीं बोलना है, इसको नाक को नाक नहीं बोलना है, बस ये 2 लाइन है, ये लाइन है, कुछ तो शेप है ये। तो जब आप उसको एज ए रैंडम शेप देखते हो ना, तो आप उसको ज़्यादा ध्यान से देखते हो कि कहाँ से क्या लाइन आ रही है, क्या शेप है। जब आप उसको मान लेते हो कि ये आँख है, ये नाक है, ये मुंह है, ये कान है, तो आप उसको नाक कान मुंह जो आपके दिमाग में चल रहा है पहले से फोटो, आप उसके हिसाब से देखना शुरू कर देते हो। तो ऑलवेज फील कि जो भी आप बना रहे हो वो रैंडम शेप है। तो आप रैंडम शेप की तरह उसको बनाते बनाते जब धीरे धीरे आगे स्टेजेस की तरफ उसमें डिटेलिंग, शेडिंग्स वगैरह ऐड धीरे धीरे करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो उसी चीज़ का आकार ले लेगी जिसकी इमेज आप बना रहे हो। लेकिन शुरुआत आपको रैंडम शेप समझ के करनी है। तो यहाँ पे जैसे लिप्स है, तो लिप्स में हमने पहले स्ट्रेट लाइन खींचा था, अब मैं देख रहा हूँ कि उसी जगह पे कर्व कहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि नेचुरल चीज़ों में, नेचुरल चीज़ें यानी कि जो गॉड मेड नेचुरल चीज़ें, जैसे कि चेहरा हो गया, फूल पत्तियाँ, जानवर, पेड़ पक्षियाँ, जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, ओके, नेचर से जो बनी है, उसमें स्ट्रेट लाइन बहुत रेयरली होती है। लेकिन जो मैन मेड चीज़ें हैं, ओके, बिल्डिंग है, मशीन है, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए जब हम कोई नेचुरल चीज़ की स्टडी करते हैं, जैसे कि चेहरा हो गया, फूल हो गए, पेड़ पौधे, ये सब हो गए, तो वहाँ पे कर्व्स और डायनामिक जो शेप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो इसीलिए पहले स्ट्रेट लाइन में चीज़ें कहाँ पे आएंगी वो कर देना चाहिए, चीज़ें सिंपल हो जाएंगी, और फिर धीरे धीरे कर्व ऐड करते हैं जो रेफरेंस इमेज हमने लिए उसके हिसाब से। हल्का हल्का अब मैं बाहरी साइड में कर्व्स ऐड कर रहा हूँ और लाइंस थोड़ी थोड़ी डार्क हो रही हैं। मैं थोड़ी लाइन डार्क्स बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे वो अच्छे से, लेकिन आप अपनी तरफ से चीज़ों को लाइट ही रखना ताकि पेपर डैमेज ना हो। ओके, आपका काम अभी ड्राइंग को दिखाना नहीं है, आपका काम ड्राइंग को खुद समझना है और अपने पेपर पे चीज़ें सही जगह पे हैं कि नहीं वो डिसाइड करना है। सब कुछ अगर सही जगह पे आने लगे, सब कुछ सही से आप कंस्ट्रक्ट कर लो, उसके बाद जब आप वैल्यूज़ ऐड करोगे, डार्कनेस लाइटनेस अब जब हम फेस पे ऐड करेंगे तो अपने आप वो ड्राइंग दिखने लग जाएगी। तो ये मत सोचना कि ड्राइंग की आउटलाइन को डार्क बना दे ताकि सबको दिखा सके, किसी को नहीं दिखाना है, आपको दिखना चाहिए लाइन, उतना काफ़ी है। एक और पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि अगर आप, जो चीज़ मैं बोलने भी वाला था कि अगर आप एक्चुअल में बहुत सीरियस हो अपनी स्किल्स को, अपनी ड्राइंग स्किल्स को, अपने आर्ट स्किल्स को डेवलप करने के लिए, तो आपको एक गोल्डन रूल, एक बहुत सिंपल बट गोल्डन रूल आपको गांठ बांध के अपने दिमाग में इसको डाल लेना है कि आपको चीज़ें सिंपल रखनी है। बस चीज़ें डिफ़िकल्ट करोगे, ज़बरदस्ती का स्टाइल मारोगे तो आपको टेंशन होगी। क्या इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि आप ड्राइंग सीख रहे हैं, ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि हाँ ड्राइंग तो है, डायरेक्टली कर्व्स बना देंगे, डायरेक्टली सर्कल बना के जैसे किसी आर्टिस्ट को देख लिया, किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट को देख लिया कि आर्टिस्ट तो ऐसे करके दूर से खड़े होकर ब्रश से फटाफट ड्रॉ करते हैं, वैसा हम करेंगे, ये बैठ के क्या एक एक लाइन खींचना, ऐसे तो आर्टिस्टिक वाली फीलिंग नहीं आती अगर ये आप कर रहे हो। ओके, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में पहले चीज़ों को समझा कि ये लाइन है, यहाँ पे ये लाइन आएगी, यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पे ये एंगल है, यहाँ पे ये एंगल है। ओके, सिंपल चीज़ें हमने सिंपल स्टेप बाय स्टेप किया। कई लोग बोलेंगे ये सब कौन करेगा, डायरेक्टली जो कर्व्स है, जो डायरेक्टली शेप्स होती हैं हम उसको ट्राई करते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती मुश्किल कर रहे हो चीज़ों को, ओके, तो आप बस अपने आप को कंफ्यूज करोगे, गलतियां दिखनी आपको नहीं समझ में आएगी कि गलती कहाँ हो रही है, किस जगह पे मिस्टेक हो रहा है। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, वन स्टेप एट ए टाइम लेते हो, स्ट्रेट लाइन लिया, उसको धीरे धीरे उसमें और छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन ऐड किए, टुकड़ों में उसको पहले बड़े बड़े लाइंस खींचे, उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर घुसते गए। बाहर से लाइंस को बनाने के बाद ब्लॉकिंग स्टेज के बाद तोड़ के लाइंस को अंदर जा रहे हो, धीरे धीरे कर्व्स ऐड कर रहे हो, धीरे धीरे शेप्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो। ऐसे करके जब धीरे धीरे जाते हो तो आपको उस जर्नी का पता होता है। ओके, जैसे मान लो आपको एक कोई जगह पे पहुंचना है, उसका पूरा रास्ता आपने तय किया, आपने खुद उस रास्ते पे चले हो। आप रास्ते में क्या प्रॉब्लम आई, कहीं पे कोई नदी थी, आपने नदी को पार किया, फिर ब्रिज आया, ब्रिज पे चढ़ के गए, आपने वो पूरी जर्नी पार की, फिर उस मंजिल पे पहुंचे। तो उस जर्नी में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, आपको उसका एक्सपीरियंस है। तो कल के डेट में उस जर्नी को आप बार बार तय कर सकते हो। लेकिन एक पर्सन है जिसकी आंखों में पट्टी बांध दी है और उसको उठा के डायरेक्ट उसकी जर्नी पे उठा के डाल दिए, तो कल के डेट में ज़रूरी नहीं है कि वो वापस से अगर उसको अकेले छोड़ दें रास्ते पे आने के लिए तो वो आ पाएगा। ओके, तो उस जर्नी में नो डाउट टाइम लगेगा, डिफ़िकल्टीज आएंगी। ओके, ये सब चीज़ें समझने में, प्रैक्टिस करने में आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ बहुत अलग तरीका है, या सिंपल करो, ये करो, कर्व समझो, शेप्स समझो, आपको लगेगा टाइम, लेकिन आप अपने आप को मजबूत करते हुए आओगे। आप शॉर्टकट तरीके से नहीं आओगे कि बस ओवरऑल चेहरा बन गया, चेहरा मैच कर रहा है, चेहरा में डिटेलिंग से सुंदर दिख रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, सोशल मीडिया पे लाइक्स आ रहे हैं, वो चीज़ आप नहीं करोगे। क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं वो कुछ दिनों बाद उनका जर्नी वहीं ख़त्म हो जाता है। जब तक लाइक्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे वो खुश होते हैं, लेकिन इस फील्ड में प्रोफेशनल नहीं बन पाते। प्रोफेशनल बनने के लिए ज़रूरी है कि उस जर्नी की नॉलेज, वो अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो। क्योंकि कल की डेट में जब आप अपनी नॉलेज को देना चाहोगे, अपने आर्ट स्किल्स को लोगों को शेयर करना चाहोगे, सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना चाहोगे, आर्ट टीचिंग करना चाहोगे, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो भी मैंने लाइंस खींची, मैं उसको थोड़ा थोड़ा मिटा रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ और थोड़ा लाइट कर रहा हूँ। जो भी लाइंस थोड़ी डार्क दिख रही हैं मुझे, ओके, बार बार मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ मैंने अभी तक करी वो सब कुछ सही जगह पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस मेरा इतना काम है।
चेहरा मैच करेगा, चेहरा मैच नहीं करेगा, मेरा ड्राइंग लास्ट में कितना अच्छा दिखेगा, कितना डिटेलिंग कर दूंगा, ये सब छोड़ के कौन सी लाइंस आपने खींची, सब कुछ सही जगह पे है कि नहीं है, बस आपको ये चेक करते रहना है बार बार। इसी को मैंने कहा कीप रिफाइनिंग, बार बार ये चेक करते रहो कि क्या गलती हो रही, किसको ठीक करना है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको अपने दिमाग में सोचनी है, क्या सोचना है कि क्या गलती है, ऐसे बात आपको अपने आप से ये बात करना है कि क्या गलत लग रहा है। ये नहीं देखना है कि वाह कितना अच्छा बन गया, क्योंकि वाह कितना अच्छा बन गया ये दुनिया बोलेगी तो अच्छा लगता है, आप बोलोगे तो अच्छा नहीं लगता, शुभ नहीं लगता, आपके ज़ुबान से ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ओके, तो आप ये पूछो कि क्या गंदा लग रहा है, क्या मिस्टेक लग रहा है। अपने आर्टवर्क से थोड़ा दूर जाओ, स्क्विंट करो, आंखों को ऐसे छोटा करो, देखो कि कौन सी लाइन थोड़ी सी अलग लग रही है, एंगल थोड़े अलग लग रहे हैं क्या। ओके, बाकी एंगल के कंपैरिजन में लाइंस थोड़ी ऊपर नीचे लग रही हैं क्या। आराम से चलो, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये लाइन को बहुत ध्यान समझना। मैं आपको बीच बीच में कुछ गोल्डन रूल्स शेयर कर रहा हूँ, उन सबको लिख लेना। वो गोल्डन रूल्स आपके सीखने का तरीका, आपके चीज़ों को देखने का तरीका, हर कुछ चेंज कर देंगे। ओके, सब कुछ छोड़ दो। मैं आपको बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ के जो गोल्डन रूल्स है बस उसको फॉलो करो, आपको कमाल की ग्रोथ मिलेगी। क्या है वो गोल्डन रूल्स? ओके, कुछ गोल्डन रूल्स मैंने ऑलरेडी शेयर किए, अब कुछ बेसिक बातें हैं लेकिन वो गोल्डन पॉइंट्स हैं। जैसे कि एक और पॉइंट जो मैं भी शेयर करना चाहता हूँ वो ये, जैसे ये लाइन तो आपको हमेशा पूछनी कि क्या गंदा दिख रहा है, क्या खराब दिख रहा है। ओके, किन चीज़ों को ठीक करना है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो कि आप ये जो स्टडी कर रहे हो, ये जो आप ड्राइंग कर रहे हो, ये आपका स्टडी का पार्ट है। ये हम क्विक स्केचिंग या फटाफट से एक जेस्चर स्टडी, ऐसा कुछ स्टडी स्केचिंग नहीं कर रहे हैं। अभी हम स्टडी कर रहे हैं, हम पूरा फोकस के साथ कोई चीज़ समझ रहे हैं। तो जैसे कि हम किसी और फील्ड में होते हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है या कोई और कोई फील्ड में काम कर रहा है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आधे घंटे के अंदर हमें इस चीज़ को सीख लेना है। वो तब तक उस चीज़ पे फोकस करता है जब तक वो उस बात को समझ ना जाए। समझ रहे हो? इस पॉइंट को समझना। आप अभी कोई रास्ते पे खड़े होके यहाँ कहीं एग्जीबिशन में जाके कोई डेमो नहीं दे रहे हो कि आपके पास टाइम की कमी है कि 2 घंटे के अंदर बनाना है, 1 घंटे के अंदर बनाना है, या आपको अपनी स्पीड चेक करनी कि कितना स्पीड बना लेता हूँ मैं, कितना स्पीड बना लेती हूँ मैं। ये नहीं सोचना है। आप स्टडी कर रहे हो तो इत्मीनान से आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, 6 घंटा लगे, टाइम को मारो गोली। आप ये देखो कि जो पॉइंट्स यहाँ पे आप कर रहे हो क्या वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर वो सही से हो रहा है तो उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका टाइम अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप फिर ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स ला पाओगे। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर ये सही नहीं हो रहा, आप हड़बड़ा के काम कर रहे हो, आप एंगल को जैसे तैसे ले रहे हो ताकि आपको बाद का स्टेज पहुंचना है, आपको मन कर रहा है जल्दी लाइंस खींचती हूँ शुरू का, फटाफट से करूंगा या करूंगी, उसके बाद धीरे धीरे आगे के जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करूंगा या करूंगी। आप हड़बड़ा के आगे चल रहे हो और वो गलत हो रहा है। तो वो हड़बड़ी करके वो आगे जाके भी फायदा क्या हुआ? समझ रहे हो इस चीज़ को? आखिरी में जब चीज़ें सब गलत दिखेंगी तो आपको फिर से सब मिटाना पड़ेगा, या तो फिर से कोई दूसरी ड्राइंग बनानी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है, ये तो एक पॉइंट हो गया जो आपने समझा, ये तो आप समझ रहे हैं। लेकिन ये भी है कि ये भी ऐसा भी नहीं है कि आप अपना दुनिया भर का सारा दिमाग लगा दोगे और पहला ही पोर्ट्रेट या पहला ही आपका आर्टवर्क कमाल का बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ओके, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपने कुछ पॉइंट्स को समझा है जिसके वजह से आपके दिमाग में कुछ परिवर्तन आया है। आपने समझा है कि आर्टवर्क को बनाने का अप्रोच, बनाने का जो स्टेप्स है वो कैसा होना चाहिए और किस तरीके से हमें बनाना है, आपने ये समझा है। आप उसको ट्राई करोगे, गलतियां होंगी, फिर भी होंगी, ऑब्वियस सी बातें होंगी, तभी तो प्रैक्टिस का रोल आता है। अगर सिर्फ नॉलेज लेके, चीज़ों को जान के आदमी बस उसको इम्प्लीमेंट कर लेता तो हर कोई सीख जाता। इसीलिए इसके बाद प्रैक्टिस का रोल आता है कि आपने समझा क्या बोला गया है, आपने उस चीज़ के हिसाब से प्रैक्टिस करी, अब उस चीज़ को जो आपने समझा उसको बार बार ट्राई कर रहे हो और उसमें जो गलतियां निकलती जा रही हैं उसको ठीक किए जा रहे हो। धीरे धीरे करके जो आपने समझा है उसको आप एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर पाओगे। एक होता है कोई चीज़ समझना,
एक होता है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने समझ लिया कि अच्छे तरीके से रनिंग करने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, अच्छी तरीके से रनिंग करने के लिए किस तरीके से आपको रन करना है, कि ये टेक्निक होती है, ये तरीका होता है, आपने सब समझा। लेकिन जब आप रनिंग करते रहोगे तो वो चीज़ बेहतर होती चली जाएगी, प्रैक्टिस का रोल वहाँ पे आएगा। ओके, अब हम एक बार शेप्स को समझते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईब्रो है, आईब्रो की मैं यहाँ पे शेप बना रहा हूँ। ठीक, एक बार ध्यान से देखो। अब हमें पता है, आपको पता है, सबको पता है आईब्रो है ये, लेकिन एक बार सोचो कि बस मैं ये बनाया होता और मैं आपको नहीं बताता कि ये कोई आईब्रो है, मैं बोलता ये कोई रैंडम शेप है, तो कोई भी समझ नहीं पाता कि क्या बनाया हूं मैं। ओके, तो इस तरीके से आपको शेप्स को समझना है। जैसे ये वाला जो हिस्सा है, ये ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो हिस्सा है, आंखें और आईब्रो के बीच का हिस्सा, इसको बोलते हैं, ये एक शेप है मान लो। ठीक है, तो ये अलग अलग शेप्स होती हैं। एक आईब्रो का शेप है, वो ये एक अलग शेप है। आईब्रो और आंखों के बीच में जो स्पेस है वो एक अलग शेप है। इसको बोलते हैं नेगेटिव शेप्स। जो चीज़ है उसके आसपास की जो चीज़ है उसको नेगेटिव शेप्स भी बोलते हैं। आज इस वीडियो में हमने ड्राइंग का पार्ट देखा। इसके आगे का जो भी हिस्सा है जहाँ पे हम रेंडरिंग कर रहे हैं, वैल्यूज़ पे काम कर रहे हैं, डार्कनेस लाइटनेस पे, उसके बाद जाके डिटेलिंग्स पे चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। ये चीज़ें अगर आप और डीपर लेवल पे जानना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट सीक्रेट्स की ये पूरी सीरीज़ इन डेप्थ रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन हमने कंप्लीटली फ्री शेयर किया है पैलेट वर्स के प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म कंप्लीटली फ्री में मैं यहाँ पे आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे ये सीरीज़ आप कंप्लीटली फ्री में देख सकेंगे। पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में पैलेट वर्स का लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, वहाँ जाके ये सीरीज़ को पूरा ज़रूर चेक करें। एंड जैसे कि आप सबने प्रॉमिस किया है मुझे, अगर ये नॉलेज, अगर ये तरीका, ये प्रोसेस आप लोगों को हेल्प कर रहा है, क्लैरिटी दे रहा है, और आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है कि हम आर्ट की डीपर नॉलेज को शेयर कर रहे हैं कंप्लीटली फ्री, सो दैट बहुत सारे एस्पायरिंग आर्टिस्ट तक ये नॉलेज हम पहुंचा सकें, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। उस प्लेटफॉर्म के बारे में और लोगों को पता चलेगा और लोग इससे नॉलेज ले पाएंगे और ज़्यादा आर्टिस्ट आर्ट के बारे में अवेयर हो पाएंगे और सही वे में आर्ट की नॉलेज को सीख पाएंगे। तो मिलता हूं मैं आपको फ्यूचर के लेसन्स में। कई सारी चीज़ें हमने आपके लिए प्लान करी हुई है। इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मिलता हूं फ्यूचर के लेसन्स में। लव आर्ट, लिव आर्ट।